सारी चीज़ें समझ में आ गई थी। कल आप लोगों ने पढ़ा था आरबीआई के गठन के बारे में। जैसे पहले आप लोगों ने देखा था कि कितने सदस्य हैं, तो टोटल कितने हो गए? 17 सदस्य हैं। एक तो आपके कौन है? गवर्नर जनरल या कहिए गवर्नर, और इसके अलावा उप गवर्नर जो कहाँ से आते हैं? क्या था? क्षेत्रीय कार्यालय है ना। क्षेत्रीय कार्यालय जो 4 है वो कहाँ पे है? हाँ, सीधे 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जो 4 महानगर हैं। यहाँ पे 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहाँ से 4 उप गवर्नर आते हैं। तो ये 5 हो गए। इसके अलावा 10 दिल्ली, मुंबई चेन्नई और कोलकाता। अरे याद हो जाए मतलब यही याद करेंगे आप। उसके बाद 10 आपके विदेशक और 2 अन्य प्रतिनिधि जिन्हें गवर्नमेंट नियुक्त करती है। तो टोटल कितने हो गए थे? 17 हो गए थे। इसके बाद हमने देखा था इसमें और भी बहुत सारे बोर्ड हैं जो अलग अलग काम देखते हैं। तो हालांकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादातर इसी से आता है कि कितने लोग नियुक्त होते हैं, कितने क्षेत्रीय गवर्नर होते हैं, कितने निदेशक होते हैं, कितने प्रतिनिधि डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें पूर्णकाल के लिए पूर्णकालिक सदस्य कौन है? इस जो बोर्ड है इसमें कितने सदस्य हैं जो पूर्णकालिक हैं? पहले लाइन में लिखवाया मैंने। एक क्वेश्चन आ सकता है। 4 गवर्नर और गवर्नर, ये जो 5 लोग होते हैं ये क्या होते हैं? पूर्णकालिक होते हैं, यानी कि इनका एक निश्चित निर्धारित कार्यकाल होता है। बाकी लोगों को जब चाहे हटा सकते हैं, जब चाहे नियुक्त कर सकते हैं। तो ये पूर्णकालिक है। वर्तमान में आ जाएगी गवर्नर शक्तिकांत दास। कब नियुक्त हुए थे? कब तक है उनका कार्यकाल? 10 दिसंबर 2025। 2025 दिसंबर 2024। और ये कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई के बारे में और क्या पढ़ा था आप लोगों ने? बताइए, आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। किसके सिफारिश में? हिल्टन कमीशन की सिफारिश में। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका मुख्यालय वहाँ मतलब उस समय कहाँ था? कोलकाता में। और इससे कहाँ ट्रांसफर हुआ? मुंबई। कब ट्रांसफर हुआ? 1937 में ट्रांसफर हो गया था। और आरबीआई के मैंने आप लोगों को कुछ कार्य भी बताए थे, जैसे मुद्रा जारी करना, और बैंकों का बैंकर और सरकार का बैंकर और प्रबंधक और विदेशी मुद्रा का नियामक और मुद्रणकार मतलब विकास किया आपने। हाँ, विकासात्मक कार्य भी है इसका, निर्देशात्मक कार्य भी है। ये सारे कार्य किसके हैं? आरबीआई के हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कूट में भी आ जाएगा कि आरबीआई के कार्य क्या क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या काम करता है। इसमें आपने देखा था कि जो आरबीआई है ये मुद्रा बनाने की इनकी कुछ प्रेस भी है ना, जहाँ पे मुद्रा छापी जाती है। कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश के देवास में, मुंबई के नासिक में, हाँ, और कर्नाटक के मैसूर में, पश्चिम बंगाल के सागौनी में। बिल्कुल, बहुत अच्छे। और 4 इनके टकसाल है, नोएडा, मुंबई, कोलकाता। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने कल पढ़ा था। और आज के टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है मैंने कोई हेडिंग डलवाया था आप लोग। यस मैम। विदेशी मुद्रा का प्रबंधक। विदेशी मुद्रा का प्रबंधक। यस मैम। ठीक है बेटी, 2 लाइन इसमें नोट कर लीजिएगा। विदेशी मुद्रा का प्रबंधक सबसे बड़ा पूर्ण यही चैप्टर है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधक। इसमें 2 लाइन नोट कीजिएगा। भारतीय रुपए का विदेशी मूल्य निर्धारित करने के लिए, भारतीय रुपए का विदेशी मूल्य निर्धारित करने के लिए बाजार आधारित प्रणाली की शुरुआत के साथ, बाजार आधारित प्रणाली की शुरुआत
बाजार आधारित प्रणाली की शुरुआत के साथ भारत में विदेशी मुद्रा बाजार को शुरुआत के साथ भारत में विदेशी मुद्रा बाजार को काफी महत्व मिला है। विदेशी मुद्रा बाजार को काफी महत्व मिला है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के विदेशी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के विदेशी अर्थव्यवस्था के संपर्क में आने के बाद विदेशी अर्थव्यवस्था के संपर्क में आने के बाद व्यापक बाजार और पूंजी का आगमन हुआ। व्यापक बाजार और पूंजी का आगमन हुआ। विदेशी वैश्विक अर्थव्यवस्था के संपर्क में आने के बाद व्यापक बाजार और पूंजी का आगमन हुआ। इस सिलसिले में आरबीआई या इस सिलसिले में भारतीय वित्तीय बाजार में वित्तीय बाजार में विदेशी मुद्रा बाजार एक अहम क्षेत्र के रूप में सामने आया। विदेशी मुद्रा बाजार एक अहम क्षेत्र के रूप में सामने आया। विदेशी मुद्रा बाजार के नियमन और विकास में विदेशी मुद्रा बाजार और विकास में विदेशी मुद्रा बाजार के नियमन और विकास में विदेशी मुद्रा बाजार के नियमन और विकास में रिजर्व बैंक का महत्वपूर्ण भूमिका है। रिजर्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। रिजर्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बात समझ में आया कि किस तरह से विदेशी मुद्रा का विनियमन करता है आरबीआई। जो भारतीय मुद्रा है उसका किस तरह से जो मतलब एक स्थिर रहे, बहुत ज्यादा उसमें डॉलर के मुकाबले उतार चढ़ाव ना आए, ये भी देखता है। साथ ही यहाँ सभी को पता है जब 1991-92 में एलपीजी लाया गया, आगे पढ़ाएंगे वो सारी चीजें। उसके बाद इसके पहले क्या था, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, हम विदेशी जो बाजार है, जो मार्केट है, उससे अपने आप को काट के रखे थे। विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने नहीं दे रहे थे और ज्यादातर जो चीजें थी उसमें सरकार का बहुत ज्यादा नियंत्रण था। फिर जब हमें पैसे की जरूरत पड़ी और आईएमएफ से हमने लोन मांगा, तब उस समय उन्होंने शर्त रखा कि आप अपने यहाँ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण लेकर के आइए, उसके बाद ही हम आपको लोन देंगे। ये सारी चीजें अभी आगे पढ़ाएंगे। जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किया तो विदेशी जो मार्केट है वहाँ से बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए आई, यानी कि एफडीआई बढ़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा, जिससे विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारत में बढ़ा। अब मुद्राओं का प्रबंधन करने के लिए अहम भूमिका कौन निभा रहा है? आरबीआई निभा रहा है। तो बात समझ में आ गया कैसे करता है ये? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग। ये तो मैंने आप लोगों को बहुत शॉर्ट में समझाया है। अब यही अगर मेंस के लिए आप लोगों को बताना हो तो फिर और बहुत ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों को मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रही हूँ, ठीक ना? ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का भुगतान और निपटान प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक। ये तो आप लोगों ने लिखा है हेडिंग, फिर से लिखना है तो लिख लीजिए। इसमें क्या लिखवा दें? इसमें 2-4 लाइन या समझ जाएंगे इसको, लिखवा दें? ठीक है। भुगतान और निपटान प्रणालियों का नियामक और पर्यवेक्षक।
भुगतान और निपटान प्रणालियों का नियामक और पर्यवेक्षक समग्र आर्थिक दक्षता को बढ़ाने में भुगतान और निपटान प्रणालियों की अहम भूमिका रहती है। भुगतान और निपटान प्रणालियों की अहम भूमिका रहती है। भुगतान और निपटान प्रणालियों की अहम भूमिका रहती है। इसमें वह सभी प्रकार की व्यवस्था शामिल है। जिसका प्रयोग हम व्यवस्थित रूप से धन अंतरण में करते हैं। जिसका प्रयोग हम व्यवस्थित रूप से धन अंतरण में करते हैं। धन अंतरण का मतलब ये कि धन का लेन देन, आवाजाही, आदान प्रदान, उसी को कहते हैं धन अंतरण में करते हैं। अर्थात मुद्रा, कागजी लिखते जैसे चेक और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विधियां तथा अन्य लिखितों इलेक्ट्रॉनिक विधियां तथा अन्य लिखितों जैसे प्रीपेड सिस्टम, जो पहले से पेमेंट कर दिया जाता है उसी को कहते हैं प्रीपेड सिस्टम, मोबाइल बैंकिंग आधारित ऑनलाइन लेन देन के रूप में किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग ATM आधारित ऑनलाइन लेन देन के रूप में किए जा सकते हैं। बात समझ में आ गया? यानी कि वो चेक के रूप में चाहे लेन देन हो, मोबाइल बैंकिंग के रूप में हो, ATM के द्वारा हो या किसी के रूप में हो, नकदी के रूप में हो, वो सारे जो लेन देन आपके होती है अर्थव्यवस्था में, वो सभी का कौन कर रहा है निगरानी? भुगतान और निपटान प्रणाली को कौन नियंत्रित कर रहा है? RBI कर रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में आपकी अर्थव्यवस्था में हो रही हो। नेक्स्ट है बेटी विकासात्मक भूमिका। डेवलपमेंट रोल। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के उत्पादनकारी क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना,
का निर्माण करने की दृष्टि से संस्थाओं की स्थापना करना, वित्तीय सेवाओं को सुगमता पूर्वक प्राप्ति को बढ़ाना, वित्तीय सेवाओं को सुगमता पूर्वक प्राप्ति को बढ़ाना, वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करना, वित्तीय सेवाओं की सुगमता पूर्वक प्राप्ति को बढ़ाना, तथा वित्तीय शिक्षा व साक्षरता को बढ़ावा देने, तथा वित्तीय शिक्षा व साक्षरता को बढ़ावा देना आदि शामिल है। वित्तीय शिक्षा व साक्षरता को बढ़ावा देना आदि शामिल है। कुछ संस्थाएं हैं जिनका स्थापना आरबीआई ने विगत वर्षों में किया है इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए। वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं उनका स्थापना की गई है, इसको थोड़ा नोट कीजिएगा 2-4 लाइन। पहला पॉइंट, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, प्रत्यय गारंटी निगम ब्रैकेट में 1962 फिर से रिपीट कर रहे हैं, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, प्रत्यय गारंटी निगम ब्रैकेट में 1962। कोई शब्द ना समझ में आए तो बोलिएगा, मैं लिख दूंगी। 1962 ब्रैकेट बंद, जिसके माध्यम से बैंक के जमाकर्ताओं को, जिसके माध्यम से बैंक के जमाकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करना एवं छोटे उधारकर्ताओं के कतिपय वर्गों को प्रदत्त, छोटे उधारकर्ताओं के कतिपय वर्गों को प्रदत्त ऋण सुविधाओं की गारंटी, छोटे उधारकर्ताओं के कतिपय वर्गों को प्रदत्त ऋण सुविधाओं की गारंटी रक्षा उपलब्ध कराई जाती है। ऋण सुविधाओं की गारंटी रक्षा उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ब्रैकेट में 1964, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ब्रैकेट में 1964 देश का सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ब्रैकेट में 1982, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ब्रैकेट में 1982 ब्रैकेट बंद। ग्रामीण एवं कृषि ऋण को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण एवं कृषि ऋण को बढ़ावा देने के लिए नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय आवास बैंक, ब्रैकेट में 1989 ब्रैकेट में 1989, राष्ट्रीय आवास बैंक ब्रैकेट में 1989 ब्रैकेट बंद, जो आवास वित्त के संदर्भ
जो आवास वित्त के संवर्धन एवं विनियमनार्थ मतलब उसी के उद्देश्य से विनियमनार्थ शीर्ष वित्तीय संस्था है। शीर्ष वित्तीय संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम, भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम 1994, हाँ 1994 ब्रैकेट बंद। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम 1994 जो कि एक प्राथमिक व्यापारी है, जो कि एक प्राथमिक व्यापारी है। तो ये महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना आरबीआई ने किया है ताकि हर क्षेत्र का विकास हो सके, हर क्षेत्र के लोगों को लोन मिल सके, वहां से ऋण ले सके और ये विकास आगे बढ़ता रहे। इसकी निगरानी करने के लिए अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग वित्तीय संस्थाओं की स्थापना किसने किया है? आरबीआई ने विगत वर्षों में। ये संस्थाएं और ईयर बहुत बार पूछे गए हैं, कभी एक क्रम लगाने के लिए आया है, इन संस्थाओं की स्थापना क्रम में लगाइए। कभी कभी एक तरफ ईयर दिया रहता है, दूसरी तरफ के संस्थाएं दी रहती है और आपको उनकी सहायता से मैच करना होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसका क्रम भी और स्थापना ईयर भी। ये भी इन सभी संस्थाओं के माध्यम से आरबीआई ने बहुत सारे क्षेत्रों में विकास का काम किया है। बाकी अगर आप बहुत डिटेल पढ़ेंगे तभी आपको बहुत सारे काम आरबीआई को देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजों को कवर करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो और रीडिंग कीजिएगा। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। इसमें नोट कीजिएगा, मौद्रिक नीति एक व्यापक अवधारणा है। मौद्रिक नीति एक व्यापक अवधारणा है। मौद्रिक नीति एक व्यापक अवधारणा है। आर्थिक नीति के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक नीति के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक नीति के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में, मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में, केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में ब्याज दरों, मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरों, मुद्रा आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता, ब्याज दरों, मुद्रा आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता जैसे परिणामों को विनियमित करने के लिए, जैसे परिणामों को विनियमित करने के लिए मौद्रिक साधनों के उपयोग को विनियमित करने के लिए मौद्रिक विनियमित करने के लिए मौद्रिक साधनों के उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। मौद्रिक साधनों के उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई करता है।
मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई करता है। आगे नोट कीजिएगा, भारत में मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। भारत में मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है मूल्य स्थिरता बनाए रखना। मौद्रिक नीति का पहला उद्देश्य है मूल्य स्थिरता बनाए रखना। मूल्य स्थिरता बनाए रखना। और दूसरा उद्देश्य है अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना ताकि आर्थिक विकास में सहायता की जा सके। पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना ताकि आर्थिक विकास पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना ताकि आर्थिक विकास आर्थिक विकास में सहायता की जा सके। आर्थिक विकास में सहायता की जा सके। और तीसरा काम है मौद्रिक नीति का वित्तीय स्थिरता। वित्तीय स्थिरता नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा। 3 काम हो गया मौद्रिक नीति का। पहला क्या है? मूल्य स्थिरता बनाए रखना। एक है वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और एक में क्या है? अर्थव्यवस्था में जिन क्षेत्रों में उत्पादन होता है, जो क्षेत्र उत्पादन करते हैं, उन क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना ताकि वो क्षेत्र उत्पादन करके हमारे देश के विकास को बनाए रखे। तो ये 3 काम करने के लिए क्या क्या होता है? मौद्रिक नीति बनाई जाती है। और ये देखने में सिर्फ 3 है, इन्हीं के अंतर्गत सारी चीजें आपकी समाहित हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका मौद्रिक नीति बनाए रखने में आरबीआई के साधन। मौद्रिक नीति बनाए रखने में भारतीय रिजर्व बैंक के साधन। कौन कौन से साधन हैं जिनके माध्यम से आरबीआई मौद्रिक नीति बनाए रखती है? मौद्रिक नीति बनाए रखने में भारतीय रिजर्व बैंक के साधन। पहला है संकुचनकारी मौद्रिक नीति। संकुचनकारी मौद्रिक नीति। संकुचनकारी मौद्रिक नीति। संकुचनकारी मौद्रिक नीति, इसका मतलब समझ रहे हैं? संकुचनकारी मौद्रिक नीति मतलब मैम जो मुद्रा का प्रवाह है वो एक जगह इकट्ठा करना। मुद्रा के प्रवाह को रोकने के लिए जो नीति आरबीआई अपनाती है उसको क्या कहेंगे? संकुचनकारी मौद्रिक नीति। लिख लीजिएगा एक लाइन। यदि मौद्रिक नीति वित्त प्रणाली में वित्त की मात्रा को घटाने के उद्देश्य से बनाई गई हो। यदि मौद्रिक नीति वित्त प्रणाली में वित्त की मात्रा को घटाने के लिए बनाई गई हो, तो इसे संकुचनकारी मौद्रिक नीति कहते हैं। तो इसे संकुचनकारी मौद्रिक नीति कहते हैं। दूसरा है प्रसारकारी मौद्रिक नीति। प्रसारकारी मौद्रिक
सेम अपोजिट हो गया। यदि मौद्रिक नीति क्या की गई हो, बढ़ाने के लिए होगा बेटे। यदि मौद्रिक नीति प्रचलित वित्त प्रणाली में वित्त की मात्रा को बढ़ाने के लिए बनाई गई है तो क्या हो जाएगा वो प्रसारकारी मौद्रिक नीति। सेम अपोजिट है। यदि आपकी जो वित्तीय नीति है उसके द्वारा मुद्रा का जो प्रसार है वो बढ़ता है तो प्रसारकारी मौद्रिक नीति। लिखवा दें या आप समझ जाएंगे? एक तो लिख लिया आपने, समझ में आ ही गया है, सेम अपोजिट होगा उसका। नेक्स्ट है आपका सस्ती मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति संकुचनकारी प्रसार का समझ में आ गया। सस्ती क्या है? ऋण उपलब्धता वगैरह। हाँ, यदि मौद्रिक नीति के तहत जो ऋण है वो सस्ते दर पे प्रोवाइड की जाए बैंकों को तो कैसे हो जाएगी? सस्ती मौद्रिक नीति हो जाएगी। जैसे रेपो रेट का दर घटा दिया जाए, या जो आपका बैंक दर है उसका दर घटा दिया जाए, CRR, SLR इन सब का दर घटा दिया जाए तो कैसी नीति हो गई? सस्ती मौद्रिक नीति। क्या लिखवा दे दो लाइन? चलिए लिखवा दे रहे हैं, जिसको नोट करना है नोट कर लें। यदि मौद्रिक नीति के तहत ब्याज की दर को कम कर दिया जाए, यदि मौद्रिक नीति के तहत ब्याज की दर को कम कर दिया जाए, यदि मौद्रिक नीति के तहत ब्याज के दर को कम कर दिया जाए तो इसे सस्ती मौद्रिक नीति कहा जाएगा। तो इसे सस्ती मौद्रिक नीति कहा जाएगा। तो इसे सस्ती मौद्रिक नीति कहा जाएगा। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर एवं बैंक दर आदि को कम करना। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और बैंक दर को, रेपो दर लिख दे रही हूँ, रेपो दर कहिए या रेपो रेट कहिए। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और बैंक दर, अगर इन तीनों को कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए तो ये क्या हो गया? सस्ती मौद्रिक नीति हो गई। जब भी इसमें RBI कमी करेगी तो आप समझ जाइएगा इस समय RBI कौन सा नीति अपना रही है? सस्ती मौद्रिक नीति अपना रही है। दूसरा है आपका हेडिंग महंगी मौद्रिक नीति। इसका सेम अपोजिट हो जाएगा, नोट करना है। यदि मौद्रिक नीति के तहत ब्याज की दर को बढ़ा दिया जाए तो, यदि मौद्रिक नीति के तहत ब्याज दर को बढ़ा दिया जाए तो यदि मौद्रिक नीति के तहत ब्याज की दर को बढ़ा दिया जाए तो इसे महंगी मौद्रिक नीति के तहत माना जाएगा। तो इसे महंगी मौद्रिक नीति के तहत माना जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात CRR जिसे कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात जिसे CRR कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात CRR, सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात जिसे SLR कहते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात जिसे SLR कहते हैं, रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर, रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर आदि सभी दरों को, आदि सभी दरों को बढ़ाना, आदि सभी दरों को बढ़ाना महंगी मौद्रिक नीति या संकुचनकारी मौद्रिक नीति कहते हैं। महंगी मौद्रिक नीति या संकुचनकारी मौद्रिक नीति कहते हैं।
ढीली मौद्रिक नीति। इसमें क्या होगा, अगर मौद्रिक नीति के तहत सस्ती और संकुचनकारी जो है ये दोनों एक साथ आ जाए तब क्या हो जाएगा आपका ढीली मौद्रिक नीति। यदि मौद्रिक, इसमें नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं प्रसारकारी होगा। यदि मौद्रिक नीति में प्रसारकारी और सस्ती, जब सस्ती करेंगे तभी प्रसार होगा, तो अगर सस्ती और प्रसारकारी दोनों नीतियों को एक साथ अपनाया जाए, यदि मौद्रिक नीति के तहत सस्ती और प्रसारकारी इन दोनों को अगर एक साथ आरबीआई अपनाती है तो कौन सी मौद्रिक नीति हो जाएगी, ढीली मौद्रिक नीति हो जाएगी। अगर वो प्रसारकारी और सस्ती दोनों मौद्रिक नीतियों को एक साथ लागू करती है, एक साथ लेके आती है, तो हो गया ढीली मौद्रिक नीति। और इन सभी दरों को, ये सस्ती और प्रसारकारी जो दर है, इनको बहुत ज्यादा अगर जो है सस्ता कर दिया गया तो वो अत्यधिक ढीली मौद्रिक नीति हो जाएगी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा कमी कर दी है, बहुत ज्यादा छूट दे दी है। सही। कठोर मौद्रिक नीति फिर किसे कहेंगे, हाँ, अगर संकुचनकारी, ये जो आपका महंगी है और संकुचनकारी इन दोनों को एक साथ कर दिया जाए तब क्या हो जाएगा कठोर मौद्रिक नीति। सेम अपोजिट, इन दोनों को एक साथ कर दिया तो क्या हो गया, ढीली हो गया। और जब आपका संकुचनकारी और महंगी इन दोनों को एक साथ अपनाए जा रहे तो क्या हो जाएगा कठोर मौद्रिक नीति हो जाएगी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तब कठोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा, जो कि आज का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के उपकरण इरेज करते हैं, कंप्लीट हो गया है, प्लस कर दीजिए ऐड। अच्छा, आप लोग आपको हटा दिया, कोई नहीं, अब इसको हटा ही देते हैं। आप लोगों का लोग छूटा तो बताइए, मुझे रिपीट कर दें। अब नेक्स्ट हेडिंग है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के उपकरण अथवा विधियां। मौद्रिक नीति के उपकरण अथवा विधियां। उपकरण अथवा विधियां। मौद्रिक नीति के उपकरण अथवा विधियां। उपकरण अथवा विधियां, इन उपकरण अथवा विधियां में पहला पॉइंट लिखिएगा बैंक दर। बस अभी पहले ऐसे लिख लीजिए एक साथ, फिर उनको हम डिटेल करेंगे। पहला क्या है आपका बैंक दर। अब इन सबको हम डिटेल पढ़ाएंगे आप लोगों को, पहले तो अभी इसको लिख लीजिए। बैंक दर को इंग्लिश में क्या कहेंगे, बैंक रेट। बैंक रेट, बैंक रेट। दूसरा है आपका रेपो दर, इसे क्या कहेंगे रेपो रेट। रेपो रेट। तीसरा क्या है आपका रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, इन तीनों को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है आपका आरबीआई की नीतिगत दरें। इसे क्या कहेंगे आरबीआई की नीतिगत दरें। आरबीआई की नीतिगत दरें। नीतिगत
आरबीआई की नीतिगत दरें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आरबीआई की नीतिगत दरों में क्या क्या होता है। नीतिगत दरों में क्या क्या होता है। दूसरा है आपका, उसी में आगे वैधानिक तरलता, फिर आगे है आपका वैधानिक तरलता, वैधानिक तरलता, वैधानिक तरलता, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, या एक मिनट इसके पहले लिख लीजिए आपका, पहले आप लिख लीजिए CRR। CRR को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, या हिंदी में कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं इसको, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, RATIO रेशियो। इंग्लिश भी कभी कभी आ जाता है, इसलिए आप लोगों को आज इंग्लिश भी लिखवा रही हूँ, कैश रिजर्व रेशियो। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, CRR, CRR। नेक्स्ट है आपका वैधानिक तरलता अनुपात, दूसरा है वैधानिक तरलता अनुपात। इसका इंग्लिश में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, RATI। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, SLR। नेक्स्ट है आपका, इन दोनों को क्या कहेंगे, नीतिगत अनुपात, आरबीआई के नीतिगत अनुपात, इन दोनों को क्या कहेंगे, आरबीआई के नीतिगत अनुपात। ये दरें हैं और ये अनुपात है, ठीक। अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं ना, अनुपात को हम प्रतिशत कहते हैं। तो ये जब भी ये ऊपर नीचे होगा तो ये प्रतिशत ही होगा, और इसकी क्या होगी, दरें होगी या रेट होगा। तो ये भी आ सकता है कि आरबीआई की नीतिगत दरों में क्या क्या शामिल होता है, या नीतिगत अनुपात में क्या शामिल होता है। अब इन सब का भी डिटेल आप लोगों को बताएंगे। यहाँ तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, इसका इंग्लिश होगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसका इंग्लिश होगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस।
नेक्स्ट है सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता इसको कहेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है साख की राशनिंग। 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 राशनिंग ऑफ क्रेडिट इंग्लिश होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। हाँ ये राशनिंग यहाँ पे लिखा है ऐसे लिखेंगे। राशनिंग कोई दिक्कत। और लास्ट है इसका नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव इसके बाद जो है वो है आपका नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव टोटल अगर देखें तो आपका 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 और 9 ये 9 तरीके हैं किसके मौद्रिक नीति के उपकरण या विधियां। ये क्या है मौद्रिक उपकरण भी कह सकते हैं विधियां भी कह सकते हैं। कितनी है 9 विधियां हैं आरबीआई के जिसके द्वारा आरबीआई पैसे का जो आवाजाही है वो मार्केट में कंट्रोल करता है। इन्हीं विधियों के द्वारा वो मार्केट में पैसे के फ्लो को बढ़ाता भी है और इन्हीं विधियों के द्वारा वो मार्केट से पैसे को खींचता भी है। यही वो विधियां हैं जिसमें वो कमी और बढ़ोतरी समय समय पे करते रहते हैं जैसी जरूरत उनको होती है। तो इन विधियों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको नोट हो गया। अब आपने पढ़ा पहले क्या लिखा आपने हेडिंग कीजिएगा बैंक दर बैंक रेट। अभी मैं इरेज करने वाली हूँ ऐड कर दूँ जी मैम इसको ऐड कर दे रही हूँ। चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर से बैंक दर या बैंक दर जो है आपने हेडिंग कर लिया बैंक दर। बैंक दर क्या है बताएंगे। कोई बैंक किस रेट पे लोन देगा। हाँ कोई बैंक आरबीआई जिस दर पर अन्य बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण देता है वो होता है बैंक दर। एक सब हमेशा याद रखिएगा दीर्घकाल के लिए देगा और कौन देगा आरबीआई देगा। किसे देगा बैंकों को अन्य बैंकों को। नोट कर लीजिए 2 लाइन। एक हम लोग कंफ्यूज होंगे जब फिर रिजर्व रेशियो फिर आपका रेपो रेट और सब आएगा तो कंफ्यूज होंगे। बैंक दर में लिख लीजिएगा बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई। बैंक दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को बढ़ाया जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को बढ़ाया जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को बढ़ाया जाता है। और मुद्रा अस्फीति का सामना करने के लिए बैंक दर को कम किया जाता है। और मुद्रा अस्फीति
अब सोच रहे हैं कि मुद्रास्फीति क्या है और मुद्रा अस्फीति क्या है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। जब मार्केट में मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाए, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रभाव बढ़ जाए, मुद्रा अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा आ जाए और वस्तुएं और सेवाएं महंगी होने लगे, पैसे की वैल्यू घटने लगे। जब मुद्रा अर्थव्यवस्था में ज्यादा आ जाए, उसकी वैल्यू घटने लगे, वस्तु और सेवाओं की वैल्यू या मूल्य या प्राइस बढ़ने लगे, तब उस अवस्था को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। समझ में आया? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का फ्लो बढ़ेगा, जब कोई चीज ज्यादा हो जाता है तो उसकी वैल्यू घट जाती है, जब उसकी वैल्यू घट जाएगी तो उसकी अपेक्षा दूसरी चीजों की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मुद्रा की जब मात्रा मार्केट में अर्थव्यवस्था में बढ़ गई तो वस्तु और सेवाएं क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएगी और मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी। ये क्या हो गया, मुद्रा की मात्रा ज्यादा लेकिन वैल्यू कम हो, तो वस्तुएं क्या हो गई, महंगी, सेवाएं क्या हो गई, महंगी। ऐसी अवस्था को क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति। सेम अपोजिट, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो मात्रा है वो कम हो जाए, वस्तु और सेवाएं बहुत सस्ती होने लगे, तब उसे क्या कहते हैं, अस्फीति। इसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपनी जो नीतिगत दरें हैं, जो अनुपात है, उसको बढ़ाती घटाती रहती है। अब बैंक दर को जब वो बढ़ाएगी तो क्या कंट्रोल करेगी, मुद्रास्फीति, और जब बैंक दर को घटाएगी तब क्या कंट्रोल करेगी, अस्फीति। तो अब बात समझ में आ गया, अस्फीति और स्फीति। अब इससे आगे बढ़ेंगे ना तो और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और डिटेल होती जाएगी सारी चीजें। अब हम बात करेंगे बैंक दर को। समझ में आ गया कि वह दर है जिस दर पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज देती है, दीर्घकाल के लिए ऋण देती है, दीर्घकाल के लिए ऋण देती है, ऋण देगी तो निश्चित ही ब्याज देगी उससे, तो जो ऋण देती है दीर्घकाल के लिए वही दर क्या कहलाता है, बैंक दर, जिसका उपयोग मुद्रास्फीति और अस्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई करती है। अब हम बात करेंगे कि बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव क्या होगा अगर आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बैंक दर को बढ़ाती है। आरबीआई बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव, बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव, इन्होंने क्या किया, बैंक जो दर है उसमें क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। इनके पास जो ऋण लेने आएंगे, अब उनकी जो दरें हैं वो क्या हो गई, वो बढ़ गई। बैंक दर अगर इन्होंने बढ़ा दिया तो क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या आएगा, मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, कंट्रोल होगा। इसका इफेक्ट आएगा कि मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगा। कैसे आएगा, स्टेप बाय स्टेप बताएं। वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण कम लेगी या ज्यादा, कम लेंगे, जब दर ज्यादा रहेगी। वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से निवेश कम करेंगे, दीर्घकालिक ऋण क्या करेगी, कम लेंगे। कम लेगी। दीर्घकालिक ऋण कम लेगी तो क्या होगा, बैंकों के पास पूंजी की मात्रा ज्यादा होगी या कम, कम। बैंकों के पास पूंजी की मात्रा कम होगी, क्योंकि उन्होंने आरबीआई से दीर्घकाल के लिए ऋण कम लिया, उनके पास पूंजी की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। अगर पूंजी की मात्रा कम हो गई तो इसका मतलब क्या, तरलता कम, पूंजी की मात्रा कम हो गया तो क्या कम हो गया, तरलता में कमी। किसके पास, वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता में कमी। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, निवेश में कमी आएगी, छोटे बैंक। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दरों की वृद्धि की जाएगी। अगर वाणिज्यिक बैंक के पास आप जाते हैं ऋण लेने
वित्तीय दरों पे ये कहाँ से भटक गया? नीचे बढ़ाओ हाँ बेटी। व्यापारियों को बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की जाएगी। बैंकों द्वारा ब्याज में वृद्धि, इसका इफेक्ट क्या हुआ? बैंकों द्वारा ब्याज में वृद्धि में क्या होगा? कमी निवेश कर्ताओं और परिवार, निवेशकर्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी, परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी, साख की मांग में क्या कर दी जाएगी? कमी कर दी जाएगी। इसका मतलब कमी अर्थात अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी। इसका मतलब क्या हो गया? अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी। इसका मतलब क्या हो गया? अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? फिर वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, तरलता में कमी होगी अर्थात मांग में कमी हो गई, अर्थात मांग में कमी। अब इसका मतलब हो गया वस्तु और सेवाएं क्या हो गई? वस्तुएं एवं सेवाएं सस्ती, वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो गई तो क्या कंट्रोल हो गया? मुद्रास्फीति कंट्रोल या नियंत्रण में मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। ये बात समझ में आ गया? आरबीआई कैसे काम करती है? अगर आरबीआई द्वारा बैंक दर में वृद्धि की जाती है तो इसका प्रभाव क्या होगा? वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण क्या करेंगे? कम लेंगे। अगर वो ऋण कम लेंगे तो बैंकों के पास पूंजी की मात्रा में कमी होगी, यानी उनके पास तरलता की कमी होगी। अगर वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की मात्रा कम होगा, तरलता कम होगी, इसका मतलब वो वाणिज्यिक बैंक द्वारा जो ब्याज होगा उसमें वृद्धि की जाएगी। महंगे ब्याज दर पे वो लोगों को लोन देंगे। अगर ये महंगे ब्याज दर पे लोन देंगे तो जो लोग हैं, निवेश करता है, जो परिवार के लोग हैं, वो पैसे का मतलब लोन कम लेंगे, ऋण कम लेंगे। अगर वो ऋण कम लेंगे, ये सब ऋण कम लेंगे तो अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी होगी कि नहीं? अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप डिमांड नहीं करेंगे। बिना पैसे की कुछ मिलता नहीं। जब पैसा होता है तभी हम मार्केट जाते हैं। पैसा ही नहीं होगा तो मार्केट नहीं जाएंगे, डिमांड नहीं करेंगे। डिमांड नहीं करेंगे तो मांग में कमी आ जाएगी। जब आप मांग नहीं करेंगे तो वस्तु और सेवाएं क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी। और वस्तु और सेवाएं जब सस्ती होगी तो क्या कंट्रोल हो जाएगा? मुद्रास्फीति। अगर मार्केट में मुद्रास्फीति है तो आरबीआई क्या करेगी? बैंक दर को बढ़ाएगी, तभी ये स्थिति आएगी और मुद्रास्फीति कंट्रोल होगा। बात समझ में आया बेटे? किसी को कोई समस्या ना आया हो तो एक बार मैं फिर से समझा। कोई दिक्कत है बेटे? फिर से समझा दें? ओके, फिर से एक बार समझ लीजिए। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास सभी बैंक जाते हैं पैसा लेने के लिए। जब उन्हें जरूरत होती है ऋण की, पैसे की ज्यादा जरूरत होती है तो वो जाते हैं ऋण लेने आरबीआई के पास। आरबीआई को पता है कि मार्केट में पैसा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अगर हम इनको ऋण ज्यादा देंगे तो ये मार्केट में और ज्यादा पैसा इनकी वजह से चला जाएगा। तो चाहेगा कि बैंक के पास पैसा कम जाए ताकि लोगों को पैसा कम दे। तो आरबीआई जो जिसे पता अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा है और उसे हमें खींचना है तो क्या कर देगा? अपना बैंक दर बढ़ा देगा। दीर्घकालिक
चूंकि मुद्रा का प्रवाह मार्केट में घट गया, वस्तु और जो सेवाएं की सप्लाई अब बढ़ रही है, चूंकि डिमांड भी घट रहा है तो जो है उसमें बढ़ाए या घटाए डिमांड नहीं है क्योंकि अपने आप वैल्यू घट गई। और यही काम करना था, वस्तु और सेवाओं को सस्ता करना था और पैसे के प्रवाह को कम करना था, जो कि आरबीआई ने कर लिया। तो कंट्रोल हो गया ना मुद्रास्फीति, आ गया समझ में, सबको आ गया। तो आगे बढ़े नेक्स्ट। अब यही अपोजिट हो जाए, आरबीआई जो है वो क्या करे, बैंक दर को घटा दे तो क्या होगा, अविस्फीति अविस्फीति कंट्रोल हो जाएगी ना। यानी कि आरबीआई बैंक दर को घटा देगी तो जो बैंक है वो ज्यादा ऋण लेंगे, जब वो ज्यादा ऋण लेंगे तब उनके पास तरलता ज्यादा हो जाएगी, तरलता ज्यादा हो जाएगी तो ब्याज की दर घटा देंगे। अब निवेशकर्ता जो परिवार के लोग हैं वो सस्ते ब्याज पे ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंगे, उधार निवेश करेंगे, सामान और वस्तुएं खरीदेंगे, इससे मांग में वृद्धि हो जाएगी। जब मांग में वृद्धि हो जाएगी तो वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाएंगी। यानी कि अगर मार्केट में अविस्फीति है, मुद्रा और मतलब जो मुद्रा की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, मुद्रा की मात्रा कम है और वस्तु और सेवाएं जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा सस्ती हो गई हैं, तो ऐसे में उनकी जो महंगाई बढ़े, मुद्रा की मात्रा बढ़े, उसके लिए आरबीआई क्या करेगी, बैंक दर को घटाएगी, तब वस्तु और सेवाएं सस्ती होंगी और मुद्रा अस्फीति कंट्रोल होगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई समस्या? क्या डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा या समझ जाएंगे आप? सेम अपोजिट अपोजिट सेम अपोजिट है ना, आ जाएगा समझ में। अगर किसी भी बच्चे को असुविधा हो, हर किसी को मैं बताऊंगी यहाँ पे, किसी को असुविधा हो ना समझ में आए तो बताएं, मैं फिर से डायग्राम बना के वो बता सकती हूँ। और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, सबको आ गया बेटी समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। और सेम यही होगा रेपो रेट में, जैसे बैंक दर को बढ़ाया तो स्फीति कंट्रोल हुई, वैसे ही अगर आरबीआई रेपो दर को बढ़ा देता तब भी वही कंडीशन होगा। रेपो दर, रेपो मतलब समझ रहे हैं, रेपो बैंक दर था कि जो आरबीआई है उसमें वो वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण दे रही थी, रेपो रेट में आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देती है। ये लिख लीजिए 2 लाइन इसको, तब आपको समझ में आएगा, समझाएंगे। हेडिंग कीजिएगा रेपो दर, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देकर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता की, अर्थव्यवस्था में तरलता की अतिरिक्त मात्रा जारी करता है।
मुद्रास्फीति कंट्रोल होगा। ऐसे ही आपका रिवर्स रेपो दर है, नोट कीजिएगा, रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर वह निर्धारित ब्याज दर है, रिवर्स रेपो दर वह निर्धारित ब्याज दर है या दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को, जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों, रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए, ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है, उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा, रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से, आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर, वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को, अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने के लिए किया जाता है, अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने के लिए किया जाता है, अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने के लिए किया जाता है। यानी जो रिवर्स रेपो दर है, ये दर जो होता है इसमें आरबीआई बैंकों का पैसा अल्पकाल के लिए लेती है, जमा करती है, और इसको अगर बढ़ाती, अगर रिवर्स रेपो दर को बढ़ाएगी तो इसका मतलब वो बैंकों को ज्यादा ब्याज देगी अगर वो बैंक अल्पकाल के लिए आरबीआई को अपना पैसा देते हैं। तो अगर वो रिवर्स रेपो दर बढ़ाती है आरबीआई, इसका मतलब बैंकों को फायदा
निवल मांग एवं समय देता, निवल मांग एवं समय देता, ब्रैकेट में निवल मांग एवं समय देता। इंग्लिश में लिखिएगा NDTL नेट डिमांड टाइमलाइन, NDTL निवल मांग एवं समय देता को इंग्लिश में कहते हैं NDTL, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेट डिमांड टाइमलाइन, ब्रैकेट बंद, का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास रखना होता है, का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास रखना होता है। का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास रखना होता है, जिसे CRR कहते हैं, जिसे CRR कहते हैं। यानी बात समझ में आया? जो बैंक हैं वो लोगों को, निवेशकर्ताओं को लोन देते हैं, उनके पास जो निवल मांग और जमा, यानी कि जो उनके पास जमाएं हैं, जो लोगों ने उनको जमा किया उनके पास और बैंक का पैसा है, बैंक को लालच में आकर के सारा पैसा लोगों को उधार ना दे दे, लोगों को ऋण के रूप में ना दे दे। ऐसा ना हो जाए कि वो क्योंकि बैंकों को जितना ज़्यादा ऋण देंगे उतना ही ज़्यादा उस पर ब्याज मिलेगा, उतने ज़्यादा उनको मुनाफा होगा। इस मुनाफे के चक्कर में अपना सारा का सारा पैसा लोगों को ऋण के तौर पे दे दे, खुद जो है दिवालिया होने की स्थिति में ना आ जाए, उनके पास कुछ पैसा रिजर्व के रूप में रहे, ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे, या कोई आपातकालीन स्थिति आती है बैंकों पर तो वो उससे अपने आप को बचा सके। इसके लिए RBI कहती है आपके पास जो टोटल निवल मतलब होता है शुद्ध, टोटल जो मांग जमाए हैं उसका इतना प्रतिशत हमारे पास कैश के रूप में रखना होगा। किस रूप में? कैश के रूप में, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखना होगा। इसी को कहते हैं CRR। इस पर बैंकों को RBI से कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता, इससे बैंकों को कोई लाभ नहीं मिलता, RBI उसको कोई इस पे ब्याज या कोई भी फायदा नहीं देती, बस इसलिए लेती है ताकि बैंक लालच में आके अपना सारा पैसा ऋण के रूप में लेकर के दिवालिया की स्थिति में ना आ जाए, टूट ना जाए। इसलिए उनके ऊपर ये मतलब एक तरीके से ये मानने के लिए वो बाध्य होते हैं, क्योंकि वो अनुसूचित है, RBI के नियमों के तहत बंधे हुए हैं। तो अगर RBI कहती है, मान लीजिए बैंक के पास 100 करोड़ है, RBI के इसका 4% यानी कि 4 करोड़ रिजर्व रेशियो के तौर पे आपको हमारे पास रखना है, तो बैंक को रखना पड़ेगा, जिससे RBI उनको कुछ नहीं देती, या उससे बैंकों को RBI से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ वो RBI के पास उनका सुरक्षित धन होता है। जब बैंक ऐसी किसी कंडीशन में होती हैं तब RBI उस पैसे को उनको लौटाती है, उसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। बात समझ में आ गया? टोटल NDTL का जितना प्रतिशत RBI कहेगी उतना RBI के पास जमा करेंगे वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट हेडिंग, हाँ तो ये जो नगद आरक्षित अनुपात है बच्चों, अगर इसमें RBI बढ़ोतरी करती है तो इससे क्या कंट्रोल होगा? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। अगर बैंकों के पास जो पैसा है, मान लीजिए उनके पास 100 करोड़ है, RBI 4% बढ़ रही है, लेकिन RBI चाहती है ज़्यादा पैसा उसके पास आ जाए, तो उसका 10% कर दे, वो 10 करोड़ जमा कीजिए, 15 करोड़ जमा कीजिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा RBI के पास जमा होगा तो बैंक क्या करेंगे? पैसे कम होंगे, कम बांटेंगे, मार्केट में व्यवस्था में पैसे कम जाएंगे, तो क्या कंट्रोल हो जाएगा? मुद्रास्फीति। तो CRR में बढ़ोतरी करने का मतलब है कि RBI मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। बात समझ में आ गया? और घटाएगी तो मुद्रा और स्थिति को कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट हेडिंग है आपका SLR, जिसको कहते हैं वैधानिक या सांविधिक तरलता अनुपात। वैधानिक ऑब्लिक सांविधिक, वैधानिक
व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा ब्रैकेट में निवल मांग एवं समय देता ब्रैकेट बंद की एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नकद स्वर्ण का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नकद स्वर्ण एवं अल्पकालीन आधारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अल्पकालीन आधारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है जिसे SLR कहते हैं, जिसे सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। यह RBI द्वारा निर्धारित किया जाता है। और ये RBI का एक मौद्रिक उपकरण है जिसके द्वारा RBI पैसा की आवाजाही को कंट्रोल करती है, जिसे RBI द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि आपका SLR क्या है, जो बैंक हैं उनके पास जो टोटल मांग जमाएं हैं उसका एक निश्चित प्रतिशत जो RBI डिसाइड करेगी वो बैंकों को अपने पास ही रखना होगा। वो कैश रूप में भी हो सकता है, गोल्ड रूप में भी हो सकता है या सरकारी प्रतिभूति के रूप में भी हो सकता है। वर्तमान में SLR 18% है, यानी कि अगर 100 करोड़ है बैंक के पास तो उसका 18 करोड़ उन्हें अपने पास रखना होगा SLR के रूप में, जो सोने के रूप में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है और सरकारी प्रतिभूति के रूप में भी हो सकता है। सरकारी प्रतिभूति आप लोग पढ़ चुके हैं ना, 91 दिन 182 364 जो अल्पकाल के लिए सरकार ऋण लेती है और प्रतिभूतियां बेचती है, उसके रूप में भी ये रख सकते हैं। जो कौन कंट्रोल करेगा, RBI निर्धारित करेगा कि कितने प्रतिशत आप अपने पास टोटल टाइमलाइन मतलब NDTL का रखेंगे। वर्तमान में 18% है। आप बताएं RBI का ये मौद्रिक उपकरण है कि नहीं? अगर वो SLR में बढ़ोतरी की, इसका मतलब बैंकों को अपने पास जो टोटल जमाए हैं उसका एक बड़ा अमाउंट अपने पास रखना होगा, उसे वो ऋण के रूप में नहीं बांट सकते। अगर ऋण के रूप में नहीं बांट पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा SLR के रूप में उनके पास रिजर्व हो जाएगा, तो इसका मतलब मार्केट में पैसे का प्रवाह RBI ने रोक दिया है। तो क्या कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है, मुद्रास्फीति। और अगर SLR की दर को कम कर देती है तो बैंक अपने पास जो उनके पैसे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा मात्रा क्या कर सकती है, बाहर अर्थव्यवस्था में निकाल सकती है। इसका मतलब मार्केट में अस्फीति है, पैसे की कमी है, RBI चाहती है कि पैसा मार्केट में अर्थव्यवस्था में जाए, तो वो क्या कंट्रोल कर रही है, अस्फीति। बात समझ में आ रहा है? अब आप एक सोच सकते हैं कि SLR के रूप में बैंक क्या रखना ज्यादा पसंद करती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां। नगद इसलिए नहीं रखती क्योंकि अगर नगद में ज्यादा से ज्यादा SLR रख देंगी तो उनको नकदी बांटने में कमी आएगा। सोना इसलिए नहीं रखती क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने की जो वैल्यू है वो घट बढ़ भी सकता है। दूसरा, सोना आसानी से मिलता है। अगर बहुत ज्यादा सोना उठा के वो रिजर्व के रूप में रख देते तो उससे भी समस्या होगा, उन्हें बाहर से सोना आयात करना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा। तो वो ज्यादा से ज्यादा किस रूप में रखना पसंद करते हैं, सरकारी प्रतिभूति के रूप में, क्योंकि वो सुरक्षित है, डूबने का खर्चा भी नहीं और उस पर सरकार से उनको ब्याज भी मिल जाता है तो उनका मुनाफा हो जाता है। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा SLR किस रूप में रखना पसंद करते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में, ताकि कैश की कमी भी ना आए, गोल्ड को मतलब प्राप्त करने में जो समस्या होती वो भी ना हो और उन्हें सरकार से मुनाफा भी मिल जाए। पास समझ में आया? तो SLR बढ़ेगा तो स्फीति कंट्रोल होगा, स्फीति, और अगर SLR घटेगा तो अब स्फीति कंट्रोल होगा। और एक मौद्रिक उपकरण है किसका, RBI का। नेक्स्ट हेडिंग, किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? नेक्स्ट हेडिंग, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं
बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाओं की नीति के अंतर्गत खुले बाजार की क्रियाओं की नीति के अंतर्गत खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत नीति के अंतर्गत आरबीआई खुले बाजार की क्रियाओं की नीति के अंतर्गत आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों ट्रेजरी बिल्स, सरकारी प्रतिभूतियों ट्रेजरी बिल्स एवं अन्य स्वीकृत विपत्रों का क्रय विक्रय करता है। अन्य की बात ओके बेटे, पूरा रिपीट कर रही हूँ। खुले बाजार की क्रियाओं की नीति के अंतर्गत आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों ट्रेजरी बिल्स एवं अन्य स्वीकृत विपत्रों का क्रय विक्रय करती है या करता है। आप बताइए, आपने पढ़ा था सरकारी प्रतिभूतियां ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं उसके द्वारा कौन ऋण लेता है? सरकार। कौन ट्रेजरी बिल जारी करता है सरकार के कहने पर? आरबीआई। तो आरबीआई उन प्रतिभूतियों को ट्रेजरी बिल्स को ओपन मार्केट में बेचेगी। अगर वो ट्रेजरी बिल को सरकार के लिए बेच रही है, इसका मतलब वो अर्थव्यवस्था से पैसे को क्या कर रही है? खींच रही है, ले रही है, अपने पास ले रही है और उनको बिल्स दे रही है। इससे इसका मतलब पैसे को क्या करे? अर्थव्यवस्था से अपने पास खींच रही है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में क्या है? मुद्रा स्फीति है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज्यादा है तो क्या कंट्रोल हो रहा है? मुद्रास्फीति। क्वेश्चन आया है, जब आरबीआई खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचती है तो वो क्या कंट्रोल कर रही होती है या इसका अर्थव्यवस्था पे क्या असर आता है? तो अर्थव्यवस्था से वो पैसे को सोख रही होती है, खींच रही होती है। अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी होती है, यानी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर रही है। और ये भी क्वेश्चन आया है, अगर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को मार्केट में जाकर के लोगों से खरीद रही है, ओपन मार्केट में लोगों से खरीद रही है और उनको पैसा दे रही है, तो क्या कर रही है? अर्थव्यवस्था में पैसे के फ्लो को बढ़ा रही है, मात्रा को बढ़ा रही है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी है और इस समय वो क्या कर रही है? मार्केट में पैसे उतारना चाह रही है। तो क्या कंट्रोल कर रही है? मुद्रास्फीति। समझ में आ रहा है? ये सब क्वेश्चन आ चुका है कि अगर ऐसा आरबीआई कर रही है तो इसका इफेक्ट क्या होगा या आरबीआई का क्या मोटिव है या क्या कंट्रोल करना चाहती है। नेक्स्ट है गुणात्मक उपकरण। नहीं, इसके बाद आपको क्या हेडिंग कराया था मैंने? सीमांत आवश्यकता। ठीक है, ठीक है, सीमांत आवश्यकता। नोट कीजिएगा, सीमांत आवश्यकता। वाणिज्यिक बैंक ऋण लेने वालों को कुछ प्रतिभूतियों या संपत्तियों ब्रैकेट में जमानत, कुछ प्रतिभूतियों या संपत्तियों ब्रैकेट में जमानत ब्रैकेट बंद के बदले ऋण प्रदान करते हैं। कुछ प्रतिभूतियों या संपत्तियों के बदले ऋण प्रदान करते हैं। सामान्यतया इस जमानत का मूल्य स्वीकृत ऋण से स्वीकृत ऋण से अधिक होता है।
अधिक होता है। बंधक रखी गई संपत्ति और उसके आधार पर बंधक रखी गई संपत्ति और उसके आधार पर दिए गए ऋण के बीच बंधक रखी गई संपत्ति और उधार दिए गए ऋण के बीच उधार दिए गए ऋण के बीच अंतर को सीमांत आवश्यकता अंतर को सीमांत आवश्यकता या ऋण मार्जिन कहते हैं। सीमांत आवश्यकता या ऋण मार्जिन कहते हैं। बात समझ में आया? अगर आप बैंक के पास ऋण लेने जाते हैं और मान लीजिए आपको 10 लाख का ऋण चाहिए बैंक से, तो बैंक आपको ऐसे ऋण नहीं देगी। या तो आप गवर्नमेंट जॉब में हो या तो आपके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए, घर खेत कुछ भी। जो भी आप प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखेंगे उसका मूल्य जो आप बैंक से ऋण लेंगे उससे ज़्यादा होना चाहिए। बात समझ में आया? ताकि जो बैंक है अगर आप उस ऋण को ना जमा कर पाए तो आपकी उस प्रॉपर्टी को संपत्ति को बेच करके वो उस पैसे की उगाही कर सके। इसलिए बैंक जो ऋण देगी आप उसके पास जो बंधक के रूप में जमानत के रूप में प्रॉपर्टी रखेंगे उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इन्हीं दोनों के बीच ये जो अंतर आ रहा है ना, ज़्यादा की वैल्यू ज़्यादा की, वही क्या होता है? सीमांत आवश्यकता या ऋण मार्जिन। कन्फर्म? किसी को कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग क्या बचा है कि साख की राशि और नैतिक प्रभाव, इसको भी कवर कर ले। बताएं नहीं? चलिए ठीक है, फिर आप लोगों की समय को ध्यान में रखते हुए रोकते हैं इसको। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, अभी बहुत कुछ बचा है। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके बच्चा।